definitely. So after discussing about the translator and its role, we will move towards the types of translators. जिस तरह से लैंग्वेजेस की कंप्यूटर लैंग्वेजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसी तरह हमारे पास ट्रांसलेटर्स भी 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ डिफरेंट ट्रांसलेटर यूज होता है। तो ट्रांसलेटर किस तरह काम करता है, इस बेस पर देयर आर 3 डिफरेंट ट्रांसलेटर्स being used in computer languages. One of them is the compiler, second one is the interpreter, and third one is the assembler. Let's understand about these 3 translators. First one is the compiler. कंपाइलर पर ही हमारा मेनली फोकस रहेगा आगे चल के, क्योंकि सी लैंग्वेज जो हमारी कोर्स सी लैंग्वेज है दैट इज बेस्ड ऑन द कंपाइलर। लाइक अदर ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर is a translator. Its main basic objective or functionality or role is to translate the human or natural language into machine language. ट्रांसलेटर का जो काम है वो कंपाइलर का भी काम है, कोड इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है। तो कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, कोडिंग की है, पूरे के पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करता है। ठीक है, एक लाइन 2 लाइन नहीं, पूरे के पूरे को एक साथ ट्रांसलेशन के प्रोसेस में भेज देता है। और जब पूरे को कंपाइल करता है, पूरे को पढ़ लेता है, ट्रांसलेट करता है, तो जितने भी एरर्स सामने आते हैं वो एरर्स हमें समरी के तौर पर, रिपोर्ट के तौर पर इकट्ठे ही बता दिए जाते हैं। इतने एरर्स है इन लाइनों पर, तो काइंडली इन एरर्स को आप रिमूव कर लें ताकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कंपाइलर के काम करने का। कंपाइलर की एग्जाम्पल सबसे कॉमन तो हमारी सी लैंग्वेज है, सी शार्प वगैरह जो भी है, सी प्लस प्लस ये वो सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है। और जावा में भी कंपाइलर इज यूज एज अ ट्रांसलेटर। ये एक डायग्राम की सूरत में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से ये एक सोर्स प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जिसे हम टाइप करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, चलाने के लिए, वो कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। वो भेजा जाता है कंपाइलर के पास। अगर कंपाइलेशन के दौरान यानी ट्रांसलेशन के दौरान कोई एरर आएगा तो वो एरर मैसेज यहीं पर हमें मिल जाएगा। जब एरर मैसेज मिलेगा तो अनलेस और अनटिल वी रिमूव एंड एड्रेस दैट पर्टिकुलर एरर, that compiler will not move ahead to execute the program, or if that program is executed, that particular error containing instruction will be ignored, will not be executed. So its impact will be seen or witnessed in the output. कोई पर्टिकुलर लाइन है, इसमें एरर है, हम उसे दूर करेंगे तो ही कंपाइलर से हम उस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देंगे। या ऐसा भी कहीं कहीं हो सकता है कि हम उस एरर को इग्नोर करके कंपाइलर को कहें कि इग्नोर करो और चला दो। इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर लाइन को बीच में से हज़फ करने के लिए कह रहे हैं कंपाइलर को। तो अब डिपेंड करता है कि उस लाइन पर लिखा हुआ क्या है। कोई लाइन, अगर कोई मेन फंक्शन है जिसके बगैर प्रोग्राम चल ही नहीं सकता, तो जाहिर है फिर वो प्रोग्राम चलेगा। या कोई छोटी सी कोई हमारे पास
अर्थमेटिक ऑपरेशन है या कोई छोटा ऐसी कोई कमांड है, ऐसा कोई फंक्शन है जिसे इग्नोर करने से भी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा चल सकता है, तो वो चला देगा। वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन बीच में से माइनस हो जाएगी। अभी डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। दैट विल बी कन्वर्टेड टू टारगेट प्रोग्राम दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ कंपाइलर सर ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मशीन लैंग्वेज के लिए जो कोड निकलेगा वो है? मैं बताता हूँ। कंपाइलर में हम जब भी कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, whenever we compile any program in a language that is using the compiler as a translator, तो जब भी हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो तीन मेन और एक बैकअप फाइल क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोग्राम बनाया एडिशन का, जिसमें कोई भी दो नंबर हमारे पास ऐड होंगे, ठीक है। तो हमने उसे सेव कर दिया एडिशन के नाम से, ठीक है, ताकि माइंदा भी से ढूंढना चाहे तो आसानी से मिल जाए। एडिशन के नाम से प्रोग्राम बनाया था, तो सेव हो गया सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। जब हम उसे चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो तीन डिफरेंट एक्सटेंशन विद द सेम नेम एडिशन के साथ भी मजीद फर्दर को कंपाइलर सेव कर देगा हमारे कंप्यूटर में। एडिशन डॉट बी ए के एक तो सी लैंग्वेज में की एक्सटेंशन के साथ सेव कर देगा एडिशन डॉट सी, एक करेगा एडिशन डॉट बी ए के बैकअप फाइल। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारी मेन फाइल है डॉट सी वाली सोर्स कोड की, अगर वो फाइल कभी करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, डिलीट हो जाए एक्सेट्रा, तो हम इस बी ए के फाइल को ओपन करके उसे दोबारा डॉट सी में सेव कर सकते हैं, बैकअप है हमारा, ठीक है। तो फिर रेप्लिका होता है सही। मेन फाइल का। तीसरी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी डॉट ओ बी जे। डॉट ओ बी जे ऑब्जेक्ट कोड की फाइल होगी, जो हमारी सही। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को जो वो कन्वर्ट करेगा 0 1 में और मशीन तक पहुंचाएगा। वो जो उसकी फॉर्म है 0 1 की, वो ओबीजे में लिखी होगी, ठीक है। मशीन कोड होगा ओके। पूरे प्रोग्राम का ओबीजे में। और फोर्थ एक्सटेंशन होगी सेम नेम एडिशन, फोर्थ एक्सटेंशन होगी ई एक्स ई एग्जीक्यूटेबल फाइल डॉट ई एक्स ई। उसका मकसद ये होगा कि अगर कभी हमें एडिशन के नाम के प्रोग्राम को चलाना है एडिशन के लिए, तो ज़रूरी नहीं होगा कि हम पहले सी लैंग्वेज को ओपन करें, उसमें वो एडिशन के नाम के फाइल को ओपन करें, अपलोड करें, फिर वहाँ से कंपाइल करके से चलाएं। हम डायरेक्ट बगैर सी लैंग्वेज को ओपन किए डॉट एक्स ई फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम डायरेक्टली रन कर जाएगा। दैट प्रोग्राम विल नॉट रिक्वायर इट्स पेरेंट लैंग्वेज टू बी ओपन एनीमोर। समझ में आ रही बात? जी सर। यानी कंपाइलर जहां भी यूज होगा, सिर्फ जी सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं, उसमें कंपाइलर का काम यही है कि चार डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ सेव करेगा और नाम सेव होगा। ओके, जावा के लिए भी यही होगा? जी हाँ, जहां भी कंपाइलर यूज, सही। ठीक है। अभी सही सही। कंपाइलर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज क्या है? ऑब्जेक्ट कोड कैन बी सेव्ड दिस एंड रन व्हेन रिक्वायर्ड। यानी हमारे पास मशीन कोड भी आ रहा है, एक एडवांटेज है कि पता चल रहा है इसका मशीन कोड क्या एग्जीक्यूट फास्ट है, डबल क्लिक करते हैं एग्जी पे फौरन चल जाता है। ऑब्जेक्ट कोड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और एग्जीक्यूटेड विदाउट द कंपाइलर। यानी हमारे पास मशीन कोड आ गया, अब हमें कंपाइलर की जरूरत नहीं है अगर हमें डायरेक्टली किसी को मशीन कोड देना है तो, ठीक है। सोर्स सिक्योर एंड ऑब्जेक्ट कोड कैन नॉट बी रीड विदाउट रिवर्स इंजीनियरिंग। और वो हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है वो कोई पढ़ नहीं सकता जब तक उसे वापस कन्वर्ट करके किसी ट्रांसलेटर के थ्रू इंग्लिश कोड में नेचुरल लैंग्वेज में ना ले आए।
The translation is only done once and as a separate process. एक दफा होगी किस ट्रांसलेशन, बार बार नहीं होगी. सेव हो गया, एग्जीक्यूट कंपाइल बन गई, काफी है. कंपाइल प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर. कंपाइलर के थ्रू जो प्रोग्राम कंपाइल होंगे वो किसी भी कंप्यूटर पे वो एग्जी फाइल ले जाके आप चला सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उस कंप्यूटर पर सी लैंग्वेज इंस्टॉल हो, और जरूरी नहीं है कि आप सी लैंग्वेज का जो सोर्स कोड की फाइल है एक्सटेंशन वाली, सी की एक्सटेंशन वाली .c वाली, वो वहां ले जाकर फिर ही चलाएंगे. सिर्फ आपने एग्जीक्यूटेबल .exe फाइल को कॉपी किया, किसी कंप्यूटर में पेस्ट किया, उस कंप्यूटर में सी लैंग्वेज नहीं है लेकिन उस कंप्यूटर में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम चल जाएगा. ये है एडवांटेज ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट इज saved with the extension of .exe, file name .exe. Okay. Disadvantage क्या है? If an error have to recompile whole program. Disadvantage क्या है? अगर एक error आ गया, source code 20 lines का है, 4th line पर कोई error आ गया, ठीक है? तो जब हम error ठीक करेंगे तो दोबारा जब कंपाइल करेंगे तो पूरे प्रोग्राम को ही कंपाइल करेगा दोबारा से, हालांकि एरर सिर्फ इंस्ट्रक्शन नंबर 4 पर था. इससे क्या होगा? ऑब्वियसली टाइम कंज्यूम होता है. जी जी हाँ. विल ओनली रन ऑन अ कंप्यूटर दैट हैज द सेम प्लेटफॉर्म. ठीक है, यानी कंपाइलर चलेगा सिर्फ उसी पर जिस उसी लेवल के कंप्यूटर पर जिस कंप्यूटर से वो बना है, उसी सेम आर्किटेक्चर पर. यू कैन नॉट चेंज अ प्रोग्राम विदाउट गोइंग बैक टू द सोर्स कोड. अच्छा, आप एग्जी फाइल ले तो गए एक जगह से दूसरी जगह, कि अब सी लैंग्वेज के बगैर भी हम उसे चला लेंगे, ठीक है. फिर आपको जरूरत पड़ी कि इसमें कुछ तब्दीली करें. वो पिछला कंप्यूटर जहाँ से आपने सोर्स कोड लिया था, सी फाइल सोर्स कोड था, जब तक आपको वो नहीं मिलता आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते. इससे क्या होता है कि कभी कभी हम सिर्फ एग्जी फाइल कॉपी करके समझते हैं कि काफ़ी है, बस जब हमें सोर्स कोड नहीं चाहिए, हमें सी लैंग्वेज इंस्टॉल ही नहीं करनी, बस काफ़ी है. और कभी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें फाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो क्योंकि हमने फाइल सेव नहीं की थी तो एक डिसएडवांटेज है. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटर इज नोन एज द इंटरप्रेटर. ठीक है. अब इंटरप्रेटर का काम भी वही है, ट्रांसलेशन करता है जैसे कंपाइलर. ओके. लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ने के बाद, पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ने के बाद कंपाइल करता है. लाहौर से आए ना. लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और जिस लाइन पर उसे एरर मिलेगा वो वही रुक जाएगा, बोलेगा इस लाइन पे ठीक कर लो फिर मैं आगे जाऊंगा. ठीक है. इंटरप्रेटर यूज होता है कॉमन एग्जाम्पल से विजुअल बेसिक और पाइथन. ठीक है. अब इंटरप्रेटर, अच्छा इंटरप्रेटर में हमारे पास ओबीजे फाइल नहीं बनती, हमारे पास एक्जी फाइल भी नहीं बनती. ठीक है. ना ओबीजे फाइल बनती ना एक्जी फाइल बनती है, कंपाइलर में बनती है. ओके. ये है हमारा सही. एक डायग्राम इंटरप्रेटर को समझने के लिए कि सोर्स कोड जाएगा इंटरप्रेटर में, इनपुट जाएगा और आउटपुट आएगा. इसमें हमारे पास लाइन बाय लाइन करेक्शन होगी, जब तक सारा प्रोग्राम ठीक नहीं हो जाएगा वो चलेगा. Now these are some advantages and disadvantages of interpreter. Useful of program development as there is no lengthy recompilation. Obviously सारा प्रोग्राम दोबारा कंपाइल नहीं करता तो अच्छा है. Easier to partially test and debug program. एक एक लाइन को अलग अलग से वो चेक करता है तो पार्शली हम अलग अलग से टेस्ट करके उन्हें डिबग कर सकते हैं. पूरा प्रोग्राम नहीं ऐसा रहता. कैन बी रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे आप चला सकते हैं. Easier to use and you can interpret it why it's running, change the program and either continue or start again. यानी चौथी लाइन की जाकर उसका एरर है तो हमारे पास ये नहीं आता सिर्फ मैसेज की एरर को ठीक करें, इग्नोर का मैसेज भी आता है आगे बढ़ो और रीस्टार्ट का भी मैसेज आता है, दोबारा से शुरू करते हैं. सारे ऑप्शन है. डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोग्राम में रन स्लोअर बिकॉज ईच स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रांसलेटेड एवरी टाइम इट इज इनकाउंटर. जहां हर इंस्ट्रक्शन जब जब करेक्शन करते जाएंगे बार बार उसे पढ़ेगा जब तक करेक्शन नहीं हो जाती. नीड टू हैव इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड. कैन इंटरप्रेटर प्रोग्राम कैन ओनली रन ऑन कंप्यूटर दैट हैव इंटरप्रेटर. यानी वो तो
लैंग्वेज के साथ आ जाता है तो ये कोई बड़ा डिसएडवांटेज रहा नहीं। सोर्स कोड बस प्रोवाइडेड टू द यूजर, चूंकि ओबीजे फाइल नहीं देते हम यूजर को, ठीक है, इसलिए सोर्स कोड लाजमी देनी है ताकि वो उसमें करेक्शन करना चाहे, तब्दीली करना चाहे तो कुछ भी कर सके। ये एक कंपैरिजन है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। 10 डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट टाइप के डिफरेंसेस है दोनों के, ठीक है। ये आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे, आप दोबारा इन्हें पढ़ लीजिएगा। ये वही चीजें हैं जो भी आपको मैं बता चुका, ठीक है। जैसे कि ये कंपाइलर वर्क्स ऑन द कंप्लीट प्रोग्राम एट वंस, इट टेक्स द इंटायर प्रोग्राम एज इनपुट, और ये इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट इनमें डिफरेंसेस हैं जो यहाँ डिटेल के साथ बताए गए हैं। आपने ये वही है जो भी आपको मैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ाते वक्त बता कर रहे हूँ, आपने इन्हें पढ़ना है, ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स the third type of translator, that is the assembler. अच्छा, assembly language, assembler जो ट्रांसलेटर है वो बेसिकली बना ही सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए था या है, वो है असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अच्छा, लो लेवल में फिर मशीन लेवल लैंग्वेज पे चले जाए तो मशीन लेवल लैंग्वेज को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को जिन ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है वो दोनों बाय आर्किटेक्चर सेम है, यानी नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन में, तो इसलिए इंटरप्रेटर कंपाइलर यहाँ आ गया। इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज के साथ यूज नहीं हो सकते, और असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेटर भी चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज नहीं। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए डिफरेंट असेंबलर बनाया गया एज ट्रांसलेटर, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, उसमें मशीन पे काम, मशीन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी और यूजेज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज भी, ठीक है। तो इसलिए असेंबलर इज यूज ओनली विद असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन और ओबीजे कोड, ठीक है। मशीन कोड जो होता है ओबीजे कोड भी कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड। इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द लोडर टू लोड द प्रोग्राम। अब लोडर क्या होता है मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। असेंबलर इनेबल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर टू एक्सेस, ऑपरेट एंड मैनेज। अच्छा, असेंबलर की भी वही डेफिनेशन है जो असेंबली लैंग्वेज की है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज असेंबलर के साथ चलती है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करना है, हार्डवेयर को मैनिपुलेट करना है, उस पर उसकी मैनेजमेंट करनी है, रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनलिटी जो है असेंबलर में होती है। प्राइमरीली सर्व एज द ब्रिज बिटवीन symbolically coded instructions written in assembly language and the computer processor, memory and other computational components, ठीक है। These are the advantages and disadvantages of assembly or assembler. Easier to understand and therefore save a lot of time and effort to the programmer. अब easier to understand का मतलब ये है कि डायरेक्टली आप हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में इजी है। अगर आप ऐसी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जहाँ नीड है आपकी हार्डवेयर पर डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करने की, डायरेक्ट मैनिपुलेशन की, तो उस सूरत में ये इजी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर उस केस की बात हो रही है। आम यूजर्स के लिए इजी नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा काम करना चाहें जिसमें आपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है डायरेक्टली, तो उस केस में इजी है। तो इसको उस पैराया में, उस कॉन्टेक्स्ट में, पर्सपेक्टिव में आप लीजिएगा। इट इज इजियर टू करेक्ट एरर्स एंड मॉडिफाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आगे चल के आपकी कोर्स आपकी किसी सेमेस्टर में असेंबली लैंग्वेज के नाम से आपका पूरा सब्जेक्ट है। When you use assembly language, you will understand better about the functionality of the assembly and how the assembler works. Has the same efficiency as machine to level language because this is one-to-one translator. Code is relatively compact.
allows direct manipulation of registers on the प्रोसेसर। डायरेक्टली आप रजिस्टर्स पर काम कर सकते हैं असेंबली में। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है मशीन डिपेंडेंट, यानी अगर आपने किसी पर्टिकुलर रजिस्टर को जहन में रखते हुए प्रोग्राम डिजाइन किया है असेंबलर से, उस रजिस्टर की कैपेसिटी है, उस रैम मेमोरी की कैपेसिटी है कम, फिर आप जाकर कहीं और चलाते हैं, वहाँ कैपेसिटी ज़्यादा है, या आप ज़्यादा वाले पे बनाते हैं, कम वाले आर्किटेक्चर पे चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, उसी पर्टिकुलर मशीन पर चलेगा जिस मशीन के लिए डिज़ाइन किया गया, क्योंकि वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, हार्डवेयर के आर्किटेक्चर को देख के काम करता है। आर्किटेक्चर चेंज होगा तो उसकी मशीन इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर यू मस्ट डायरेक्टली कंट्रोल द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस द प्रोसेसर एग्जीक्यूट, क्योंकि आप डायरेक्टली प्रोसेसर या मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं इसमें, तो आपको एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, वही सीक्वेंस और सारे रजिस्टर्स के नाम आने चाहिए जिनके साथ आपने मैनिपुलेशन करनी है, जो कि कंपाइलर और असेंबलर और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो आप हार्डवेयर के साथ ब्लाइंड होते इंटरेक्ट करते हैं। ये एक और चार्ट है जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों का कंपैरिजन करके बताया गया है एक साथ। Compiler is software that converts program written in a high level language into machine language. सब यही करते हैं, ठीक है। Converts the whole high level language, converts high level program line by line, assembly language program, ये सिर्फ assembly के लिए, use in C, use in Python XCTC, use by assembly language, ठीक है। अब हम मूव करते हैं लिंकर और लोडर की तरफ। अभी अपने जिक्र किया था लोडर का, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कंपाइलर के अंदर भी उसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एएलयू, सीयू रजिस्टर्स हैं, फिर उनके अंदर उनके डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। इसी तरह जब कंपाइलर काम करता है तो कंपाइलर किस तरह से काम करता है, बेसिकली यहाँ से हम इस लेक्चर को मूव करने जा रहे हैं फंक्शनलिटी ऑफ कंपाइलर की तरफ। आगे चल के हम कंपाइलेशन के फेजेस भी पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। व्हाट इज द लिंकर? अ पार्ट ऑफ कंपाइलर, ओके, कंपाइलेशन के दौरान इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास, अब आप सी लैंग्वेज जब यूज करेंगे उसमें आप पढ़ेंगे हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ जब मैं ये टर्म यूज करूँगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चल के हम जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसे डिटेल से आपने न सिर्फ पढ़ना है बल्कि आपने उसे यूज भी करना है प्रैक्टिकली इन प्रोग्राम। इन हाई लेवल लैंग्वेज सब बिल्ट इन हेडर फाइल्स और लाइब्रेरीज आर स्टोर्ड। हमारे पास जो फंक्शन हम किसी भी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में यूज करते हैं, फंक्शन यानी कमांड, ठीक है, जब यूज करते हैं वो उनके कुछ बने बनाए लाइब्रेरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी लैंग्वेज में लिखा प्रिंट। अब प्रिंट का मतलब क्या है? ये इंग्लिश में लिखा मैंने प्रिंट, तो जब चलाएगा उसे तो सबसे पहले तो प्रिंट का मशीन कोड ढूंढेगा कंपाइलर, कहाँ पड़ा हुआ है, उस मशीन कोड से समझेगा कि करना क्या है। प्रिंट का मतलब स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट की जो पूरी प्रोग्रामिंग है बैकग्राउंड में वो कहाँ स्टोर होती है? वो उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी में सेव होती है, जिसे हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। आज के बाद हम लाइब्रेरी को हेडर फाइल कहेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में लाइब्रेरीज को हेडर फाइल कहा जाता है। बेटर यू कीप नोटिंग these terminologies, okay? These libraries or header files are predefined and these contain basic functions which are essential for executing the program. आपको पता है कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए जो जरूरी फंक्शंस होते हैं वो लाइब्रेरीज में हेडर फाइल में सेव होते हैं, उनकी कोडिंग सेव होती है। These are linked
to the libraries by a program called linker. जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाएंगे उसमें प्रिंट फंक्शन को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है कंपाइलर में, तो प्रिंट का जो कोड है वो जिस लाइब्रेरी हेडर फाइल में पड़ा हुआ है उसके साथ लिंक जो आपस में क्रिएट करेगा, उस जगह और इस जगह का आपस में वो फंक्शन परफॉर्म करता है लिंकर. Linker is used to link the particular function with its header file or library. If linker does not find any library or function, then it informs the compiler and the compiler generates an error. अगर हमने वो header file यूज ही नहीं किया उस प्रोग्राम में, जिस हेडर जो जरूरी था नीचे के उस प्रोग्राम में, नीचे जो हमने फंक्शन यूज किए उनके लिए, यानी प्रिंट एफ सी लैंग्वेज का एक फंक्शन है, उसका जो हेडर फाइल है वो stdio.h है. अगर हम किसी प्रोग्राम में stdio.h नहीं लिखते, ऊपर इंक्लूड नहीं करवाते और नीचे हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करते हैं, तो वो लिंकर प्रिंट एफ को कहाँ ढूंढेगा, उसे मिलेगा ही, वो की लाइब्रेरी मिलेगी नहीं, तो फिर वो हमें एरर जनरेट करके देगा कि प्रिंट एफ फंक्शन could not be found in header file or library anything. The compiler automatically invokes the linker as the last step in compiling the program. ठीक है, कंपाइलिंग का लास्ट स्टेप होता है लिंकर. यानी कंपाइल करते उसके अंदर लिंकर का फंक्शन है. अच्छा, लिंकर हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है. ओके, प्रोग्राम है, जैसे कंपाइलर इज अ प्रोग्राम. Usually a longer program is divided into smaller subprograms called modules. अब मॉड्यूल का लफ्ज भी आपको समझना पड़ेगा. अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो उसे हम स्मॉल सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके बनाते हैं. तो एवरी सब प्रोग्राम इज नोन एज अ मॉड्यूल. मॉड्यूल का वर्ड यूज करेंगे. एंड दीज मॉड्यूल्स मस्ट बी कंबाइंड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. फिर वो इकट्ठे होकर प्रोग्राम को चलाते हैं. इनको कंबाइन करने का जो फंक्शन है ये भी लिंकर परफॉर्म करता है. ठीक है, दो काम करता है लिंकर. फंक्शन को उसकी लाइब्रेरी या हेडर फाइल के साथ लिंक करेगा और सब प्रोग्राम्स जो बने हुए हैं, मॉड्यूल जो बने हैं कि प्रोग्राम के अंदर, उनको आपस में लिंक करेगा. ठीक है, ये दो काम. फिर आता है हमारा लोडर. लोडर क्या करता है कंपाइलेशन में? Loader is a program that loads machine code of program into the system memory. ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, कंपाइलर ने ट्रांसलेट कर दिया नेचुरल लैंग्वेज को मशीन कोड में. तो जो मशीन कोड मेमोरी तक जाएगा, जहां से सिस्टम पढ़ेगा, हमारा सीपीयू पढ़ेगा कि ये करना क्या है, वो लोड जो करता है पार्ट उस मशीन कोड को मेमोरी में, वो है लोडर. ठीक है, तो मशीन कोड जो हमारे नेचुरल लैंग्वेज का कोड है उसे मेमोरी में लोड करता है, तो सीपीयू वहां से पढ़ता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल स्टेजेस इन दी प्रोसेसिंग. अच्छा, इन कंप्यूटर लोडिंग इज पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है हमारा लोडर, जो ये काम करता है. ठीक है, लोडिंग a program involves reading the content of executable file to memory. यानी मुख्तसर ये है कि वो जो पूरा प्रोग्राम में पढ़ेगा उसे कन्वर्ट करेगा, लोड करेगा मेमोरी में. ये दिस इज द जॉब ऑफ अ लोडर. ये एक डायग्राम के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से ये लोडर लिखकर काम करते हैं. ये हमारा एक सोर्स कोड है, यानी जो हमने टाइप किया प्रोग्राम. प्री प्रोसेसर यानी अभी चलाने लगे, जैसे चलाएंगे तो प्री प्रोसेस सोर्स कोड बनेगा. यानी सोर्स कोड का मतलब, प्री प्रोसेस सोर्स कोड का मतलब ही कंप्लीट हमारा प्रोग्राम है. कंपाइलर उसमें इन्वॉल्व होगा, वो उसे कन्वर्ट करेगा ओबीजे कोड में, मशीन कोड में. ठीक है, मशीन कोड में करेगा. फिर लिंक कर उसके साथ लाइब्रेरीज को इनको लिंक करेगा, देखिए लाइब्रेरीज को लिंक करेगा, और फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाने के लिए. ठीक है, नाउ यू हैव 10 to 15 मिनट्स फॉर ब्रेक. उसके बाद मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा, आप आ जाइएगा. तो हम इस स्लाइड के
नेक्स्ट फेज को पढ़ेंगे जो है हमारा कंपाइलर के फेजेस, ठीक है, कि कंपाइल सर होता कैसे कोई प्रोग्राम। तो इसके बाद 10 to 15 मिनट से आप